जी डॉक्टर चिंतामणि, मैं आपका रुख करना चाहूंगी कि जिस तरीके से डॉक्टर शीनू ने बताया कि देखिए साइजेस भी मैटर करते हैं और ऐसे में जो टिश्यू है उसमें जिस तरीके से लम्प्स बनते हैं या नोड्यूल्स जो भी होता है जिसमें कैंसर होने का खतरा होता है, तो ये हमें समझाइए कि किस तरीके का जांच होना चाहिए। मैमोग्राफी लोग कराते हैं, कहते हैं 40-45 अबव आप मैमोग्राफी करा सकते हैं, उससे पहले आप मैमोग्राफी कराने की इजाजत नहीं होती है। तो जो लोग मैमोग्राफी नहीं करा सकते वो सेल्फ डिटेक्शन किस तरीके से करें ताकि ये गंभीर बीमारी से बच सकें? बहुत अच्छा सवाल है आपका। असल में ये डाटा है कि अगर ब्रेस्ट टिश्यू ज्यादा है, क्योंकि ब्रेस्ट में दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक तो ब्रेस्ट पैरेन्काइमा अपने आप में और थोड़ा फैट। अगर फैट ज्यादा है तो उतना रिस्क नहीं है, तो उसकी जो ACR ग्रेडिंग वगैरह जो है उसमें पता चला है कि थोड़ा बड़ा ब्रेस्ट होता है तो चांसेस थोड़े ज्यादा होते हैं। लेकिन एक और चीज जैसे डॉक्टर सीनू ने कहा, कॉमन सेंस की बात है, टिश्यू सेल्स ज्यादा होंगे तो होने के चांसेस ज्यादा है, और अगर बड़ा होगा तो डिटेक्ट करने के चांसेस भी थोड़े कम हो जाते हैं, क्योंकि आपको जो भी आप मोडालिटी अडॉप्ट करेंगे उसकी सेंसिटिविटी डेंसिटी पे डिपेंड करती है। अब आपने जो बताया ना कि 40 के पहले मेमोग्राफी वो करा नहीं सकते, वो करा तो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मेमोग्राफी की वजह से रेडिएशन का एक्सपोजर इतना ज्यादा हो जाएगा कि कुछ खतरा हो, लेकिन उसका कारण नहीं कराने का दूसरा है। वो कारण ये है कि जो ब्रेस्ट टिश्यू है, अगर उसको हम मोटा मोटा समझें तो एक्सरे होता है, मेमोग्राफी और कुछ नहीं है। उस एक्सरे में सफेद रंग दिखेगा उसका, व्हाइट, और कैंसर भी व्हाइट ही दिखता है। तो व्हाइट के अगेंस्ट व्हाइट को डिटेक्ट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो यंगर पेशेंट में और बहुत डेंस पेशेंट जो ब्रेस्ट होते हैं, इसलिए मेमोग्राफी बहुत यूजफुल भी नहीं है। रेडिएशन एक्सपोजर तो डेफिनेटली है, लेकिन यूजफुल भी नहीं है। तो इस एज में क्या किया जाए, अगर ब्रेस्ट डेंस हो और यंगर एज हो, जैसे कि अभी डिस्कस हो रहा था, हम ओवरऑल जब भी कोई ब्रेस्ट की प्रॉब्लम होती है या ब्रेस्ट लंप हो या ब्रेस्ट में कुछ भी सिम्टम्स हो, तो हम एक चीज करते हैं जिसे हम बोलते हैं ट्रिपल असेसमेंट। ये हमारी मोडालिटी है। उसके 3 भाग हैं। पहला है हिस्ट्री एंड एग्जामिनेशन, तो अच्छे से एग्जामिन किया जाए तीनों चारों पोजीशंस में जी। और उसके बाद है इमेजिंग, और तीसरी जब अगर इमेजिंग में कुछ मिले तो आप कोर नीडल बायोप्सी या उसको पैथोलॉजी की जांच करते हैं। अब आपने सवाल पूछा इमेजिंग वाला, सिर्फ पहला वाला पार्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इमेजिंग में मेमोग्राफी सबसे सेंसिटिव इन्वेस्टिगेशन है और सबसे यूजफुल भी है, लेकिन उसकी लिमिटेशंस क्या है? 40 साल से पहले या किसी भी डेंस ब्रेस्ट में, जैसे कि मैंने समझाया, उसकी सेंसिटिविटी ड्रॉप कर जाती है। तो वहां पर अल्ट्रासाउंड एक अच्छा मोडालिटी है ब्रेस्ट को देखने के लिए। और अगर दोनों में कुछ कंफ्यूजन है तो हम बोलते हैं MRI, जो कि अपने आप में एक सॉफ्ट टिश्यू को डिटेक्ट करने के लिए कामयाब है। तो बहुत डेंस ब्रेस्ट हो और यंगर पेशेंट हो तो ये एक ऑप्शन है। बिल्कुल डॉक्टर, मुझे लगता है कि यहाँ हिचक से ज्यादा जरूरी है कि जानकारी हो, और अगर थोड़ी सी भी अगर आपको इस बात को लेकर शंका होती है कि आपके ब्रेस्ट में कहीं से भी छोटा सा गांठ बना हुआ है या फिर नहीं भी है, तो एक सर्टेन एज के बाद टेस्ट और डॉक्टर से सलाह लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हमारे साथ परमेश्वर अरोड़ा जुड़े हुए हैं तो मैं उनका भी रुख करना चाहूंगी, उनसे भी सवाल करना चाहूंगी कि किस तरीके से आयुर्वेद में इसका जिक्र है और किस तरीके से इलाज होता है। चलिए, लेकिन जब तक जुड़ते हैं तब तक मैं फिर से सवाल डॉक्टर शीनू से आपका करना चाहूंगी। डॉक्टर चिंतामणि ने बहुत सारी बारीकियों से बताया कि कैसे कैसे टेस्टिंग होनी चाहिए, किस एज में होनी चाहिए, कौन सा टेस्ट बहुत ज़रूरी है, ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन डॉक्टर शीनू, ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जानना कि ये ठीक बात है कि सर्टेन एज है जिसमें आप टेस्ट करा सकते हैं, लेकिन जब हम देखते हैं कि बिलो 40 एज में भी ये प्रॉब्लम हो रही है, 30s में भी लोगों को, बिलो 35 भी बहुत डिटेक्ट हुआ है, तो सबसे पहले ये बताएं कि कौन से एज में ये मैंडेटरी हो जाना चाहिए कि ये तमाम चीजें हैं उसका टेस्ट हो जाना चाहिए। क्योंकि जिस तरीके से अभी लेटेस्ट खबरें आई हिना खान को लेकर, 3rd स्टेज का कैंसर उन्हें डिटेक्ट हुआ है, यानी कहीं ना कहीं उन्हें पता भी नहीं लगा होगा और सीधे 3rd स्टेज का कैंसर आ गया। नहीं, देखिए, जब भी हम ब्रेस्ट कैंसर की डिटेक्शन तो 2 या 3 स्टेप होते हैं। एक तो है कि ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन, ये काफी बार हम इसकी बेनिफिट लेते नहीं है, और जब भी हम कोई भी प्रोग्राम करते हैं तो हम ये बताते हैं कि भाई कि ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन होता है। और जैसे भी कोई भी महिला 30 साल से ज्यादा, मैं बीच में माफी चाहूंगी, मैं आपको बीच में रोक रही हूँ। डॉक्टर शीनू, आपने कहा कि सेल्फ एग्जामिनेशन बहुत जरूरी है, इसका कोई तकनीक है या ये डॉक्टर से समझ के करने की जरूरत है?
या फिर अमूमन लोगों को ये कहीं भी किसी से भी पता लग सकता है? आजकल तो यूट्यूब अच्छे अच्छे आपके पास यूट्यूब में मिल जी। एग्जामिनेशन के जो मॉडल्स होते हैं, मॉड्यूल्स काफी सारे मिल जाते हैं। ये सेल्फ एग्जामिनेशन पीरियड के इमीडिएटली बाद करनी चाहिए, और इससे एक्स्ट्रा या कोई बिनाइन डिसीज भी मिल जाता है तो कोई बात नहीं है, क्योंकि हमारे कैंसर हमारे इससे छूटना नहीं चाहिए। तो ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। और दूसरी बात है कि भाई अगर आप ब्रेस्ट तो आप जरूर डॉक्टर को दिखा लीजिएगा, उसको आप बिल्कुल बहुत नजरअंदाज मत महत्वपूर्ण करिएगा, जानकारी दी है आपने, मैं चाहूंगी उसको थोड़ा हाईलाइट करें। एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी ये दी कि कब टेस्ट कराना है या फिर कब आप सेल्फ डिटेक्शन की प्रक्रिया को अपना सकते हैं, कि माहवारी के बाद, यानी जब पीरियड्स कंप्लीट हो रहे होते हैं उसके बाद ये टेस्ट कराना चाहिए। ऐसा ही है डॉक्टर शीनू? या यूजुअली क्या होता है कि पीरियड से पहले ब्रेस्ट थोड़ी टेंस हो जाती है, एडिमा हो जाती है। आपको भी पता है कि भाई हर तरफ में थोड़ा बहुत दर्द हो जाती है ब्रेस्ट में, तो हम चाहते हैं कि ये जो टेस्ट है मेंस्ट्रुएशन के बाद करनी चाहिए, ताकि ये टेस्ट में थोड़ा ब्रेस्ट को वो या अल्ट्रासाउंड करते समय प्रोब से दबाते हैं तो महिला को दर्द हो सकता है। वो अवॉइड करने के लिए हम कहते हैं कि भाई पीरियड के बाद आप ये टेस्ट करवा लीजिएगा। बिल्कुल। और आप जो पूछ रहे हैं कि जी जी बिल्कुल, बोलिए बोलिए। पे ये टेस्ट, इसकी कोई डेफिनेट गाइडलाइंस नहीं। यूरोप में या अमेरिका में बने हैं, वहां पे 50 साल लेके चलते मैमोग्राम करना। जैसे हमारे महिलाओं को ब्रेस्ट कैंसर 40 साल पे भी हम देखा जाता है, तो हम ये कहते हैं अल्ट्रासाउंड कर लीजिएगा और 40 साल पे एक मैमोग्राम कर लीजिएगा, और रेगुलर सेल्फ एग्जामिनेशन से भी आपको कोई गिल्टी दिखती है तो फौरन आप डॉक्टर से सलाह ले लीजिए। अवेयरनेस और स्क्रीनिंग, ये दो बहुत महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिस पर काम करने की जरूरत है महिलाओं को। डॉक्टर चिंतामणि, मैं स्टेजेस के बारे में अब समझना चाहती हूँ। फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज, फोर्थ स्टेज। अगर ब्रेस्ट कैंसर में ये स्टेज है तो फर्स्ट स्टेज में क्या स्थिति होती है, सेकेंड स्टेज में क्या स्थिति होती है, और थर्ड और फोर्थ में क्या होती है? इसे अगर हम आम भाषा में समझने की कोशिश करें तो किस तरीके की परिस्थिति इस दौरान होती है? आम भाषा में एक पॉइंट मैं ऐड करना चाहूंगा। सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन पे हमने एक मॉड्यूल जारी किया हुआ है, उसमें एक चीज और है, पोस्ट मेंस्ट्रुअल, जैसे डॉक्टर सीनू ने बताया, और वाइल टेकिंग बाथ, जिस वक्त आप नहा रहे होते हैं और हाथ में सोप होता है तो सेंसिटिविटी हैंड्स की थोड़ी इंप्रूव हो जाती है, तो डिटेक्शन रेट थोड़ा सा बेहतर होता है। उस तरह के कुछ वेस्ट में ग्लव्स भी बने हुए हैं जिनमें कि थोड़ा जेल होता है, तो वो हम आराम से नहाते वक्त अगर करें, और एक बार महिला को इस चीज के बारे में ज्ञान हो जाए तो उससे बढ़िया उसका अपना चिकित्सक कोई नहीं है, सबसे पहले उसको पता चलता है। आपने एक सवाल पूछा था कि कैसे स्टेज 3 में पहुंच गया, वो ऐसे तो नहीं पहुंचा होगा, कि लैक ऑफ अवेयरनेस, लैक ऑफ सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन विद ड्यू रिस्पेक्ट हुई होगी। अब आपने बोला स्टेज 3 पे, स्टेज 3 पे पहुंच गया, तो एक कॉमन पेशेंट जब आता है या कॉमन इंडिविजुअल आता है, वो आकर यही सवाल करता है, मेरा कैंसर कौन सी स्टेज पे है जी। तो देखिए, आमतौर पे कैंसर जब तक की गांठ बनती हो उससे बहुत पहले शुरू हो चुका होता है। उस फेज को बोलते हैं जब कुछ भी नहीं होता, तो उसको वो डक्ट के और लोब्यूल के अंदर होता है, उसको इन साइटू कैंसर, जब भी, जो कि फैला नहीं, अभी निकला नहीं अपनी क्या बोलते हैं, अपनी कवर से। उसके बाद वो कवर से निकलता है तो फिर वो लिम्फ नोड्स की तरफ जाता है। अब ये कुछ स्टेज तक, जिसे हम TNM स्टेजिंग एक बोलते हैं, फॉलो करते हैं, उन्मूलन जो फॉलो की जाती है, साइज के बेसिस पे जो फॉलो की जाती है। लेकिन आज एक बड़ी अच्छी चीज ऐड हो गई है जिससे हमें हमारी जानकारी ब्रेस्ट कैंसर के बारे में बदल गई है, वो है बायोलॉजी ऑफ कैंसर। तो साइज अकेले में अपने आप में दुश्मन नहीं है। छोटा कैंसर बड़े कैंसर से ज्यादा खतरनाक भी हो सकता है अगर उसकी बायोलॉजी खराब है। और वो बायोलॉजी क्या है, उसके अंदर हार्मोन रिसेप्टर्स होते हैं, नहीं होते, या उसमें कुछ और रिसेप्टर्स होते हैं या नहीं होते, उसके डिटेल में तो हम नहीं जाएंगे, उसको फॉलो कर सकते हैं। तो आपकी स्टेज 1 बाय एंड लार्ज ये मानी जाएगी कि ब्रेस्ट तक ही कन्फाइंड है। अभी आर्मपिट यानी कि एक्जिला जिसे बोलते हैं, उसमें गया हो सकता है लेकिन पता नहीं कि गया है। उसको भी आप महसूस करने की जगह अल्ट्रासाउंड से ज्यादा बेहतर पता लगा पाते हैं। इस स्टेज तक जाने का मतलब है आपने अपनी गांठ को इग्नोर किया या किसी और ने इग्नोर किया। बहुत बार, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल डॉक्टर्स, आई वुड से
पेशेंट आता है लेकिन गांठ डिटेक्ट नहीं हो पाती, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है बिल्कुल। कि अगर वो मिस हो गया तो फिर वो पेशेंट तो यही रीअश्योर्ड फील करता है कि मेरे पास गांठ, मेरे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जरा सा भी कोई डिस्टॉर्शन वो अपने ब्रेस्ट में देखती हैं, जरा सी भी एसिमेट्री वो देखती हैं, तो महिला को रिपोर्ट करना चाहिए चेक कराने के लिए। और हर बार ट्रिपल असेसमेंट मैंडेटरी है, सिर्फ एग्जामिन करने से उसका काम नहीं होगा। यानी कि मैंने जो बताया ट्रिपल असेसमेंट में बता चुका हूं, स्टेज 2 तक ये ऑलमोस्ट अप फ्रंट सर्जरी से क्योरेबल स्टेज। ब्रेस्ट कैंसर, एक बात मैं बड़ा लाउडली बताना चाहता हूं, एक क्योरेबल कैंसर है। पेशेंट्स 20-25 साल तक बिना बीमारी के रह सकते हैं इलाज के बाद, लेकिन अगर समय पर इसका पता लग जाना और वो ब्रेस्ट कैंसर की वैरायटी किस तरह की, इस पे अगर इसका पता लग जाए तो आसान होता है। तो स्टेज 1 ब्रेस्ट और एक्जिला तक कन्फाइंड होता है। बिल्कुल डॉक्टर चिंतामणि, आपने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का जिक्र किया है और ऐसे में एक उम्मीद भी बताई है कि देखिए ऐसा नहीं है कि क्यूरेबल नहीं है। जाते जाते मैं डॉक्टर शिनू आपका रुख करना चाहूंगी, मुझे 10 सेकंड के अंदर ये बताइए कि क्या अभी भी ब्रेस्ट कैंसर को लेकर कोई टीका या वैक्सीन, कैंसर को लेकर ही कोई टीका, इस पर कोई काम हो रहा है क्या, या फिर अभी भी इंतजार करना पड़ेगा इस गंभीर बीमारी के लिए? इंतजार करना पड़ेगा। पिछले 20, 25, 30 साल से वैक्सीन पे काम चल रही है जी। इसके लिए आज के दिन में कोई वैक्सीन नहीं है, लेकिन ये मौका लेके मैं ये कहना, अगर कोई भी महिला में गिल्टी हो जाती है ब्रेस्ट में जिसमें दर्द नहीं है तो उसको इमीडिएटली डॉक्टर को दिखा लीजिए। बिल्कुल, देखिए डॉक्टर, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आप लोगों ने जिस तरीके से आप लोगों ने जानकारी दी है उसमें कोई दो राय नहीं है कि हमारे दर्शकों को ये जानकारी पहुंची होगी। और